Biz Budget brought to you by Ageless Diagnostics, Technomobiles and LIC. नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ दीक्षित। आप देख रहे हैं बिस्तक। कल बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कल बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी गई थी। बहुत सारे स्टॉक हैं जिनमें कल गिरावट देखी गई। रेलवे के सभी स्टॉक्स में गिरावट थी, लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जो पिछले काफी समय से धुआं मचाए हुए है। इस स्टॉक में लगातार तेजी देखी जा रही है और पिछले एक महीने की बात करें तो स्टॉक्स काफी चढ़ चुका है। ये स्टॉक कोई और नहीं, एमटीएनएल का है। तो आज हम एमटीएनएल के इसी शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रवीण शर्मा सर हैं, तो उनसे इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। तो एमटीएनएल के शेयर में तेजी अचानक क्यों दिखी जाए? जब सारे शेयर गिरे हैं कल, तो उसके बाद से इसमें तेजी लगातार बनी हुई है। बिल्कुल, एमटीएनएल का शेयर कल भी 10% चढ़ा था, 10% चढ़ के बंद हुआ था और आज भी एमटीएनएल के शेयरों में 5% का अपर सर्किट है और शेयर 88.06 रुपए पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। एमटीएनएल की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है सौरभ जी। पिछले एक महीने से असल में हम जो देख रहे हैं, टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ी चर्निंग शुरू हुई है। जी जी। हुआ ये कि पिछले महीने जो टेलीकॉम सेक्टर की 3 प्राइवेट कंपनियां हैं, रिलायंस जियो जो सबसे बड़ी कंपनी है और एयरटेल जो दूसरे नंबर पे है और उसके बाद वोडाफोन आइडिया, इन तीनों ने एक साथ मोबाइल किराए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। 25% तक किराए बढ़ा के ग्राहकों की जेब पे तगड़ी चोट कर दी गई। जी जी। उसके बाद से कहानी में एमटीएनएल और बीएसएनएल की एंट्री हुई। परेशान लोग, किराए में बढ़ोतरी से परेशान लोगों ने के सामने ऑप्शन ये था कि अब वो कहाँ जाएं और उन्हें ये दिखाई दिया कि वो बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि बीएसएनएल के किराए भी सस्ते थे और बीएसएनएल ने भी इस मौके को भुनाने की कोशिश की। इसका फायदा एमटीएनएल को भी हुआ। चूंकि बीएसएनएल लिस्टेड नहीं है, एमटीएनएल लिस्टेड है। एमटीएनएल के शेयर पिछले एक महीने से लगातार भाग रहे हैं और अगर मैं बताऊं कि कितना रिटर्न मिल चुका है, तो एक महीने की अगर हम बात करें तो 108%, यानी एक महीने के भीतर एमटीएनएल का शेयर, इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर चुका है। पिछले 5 दिनों में ये शेयर 57% से ज्यादा चढ़ा है और अगर हम देखें बीते एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में ये 345% का रिटर्न दे चुका है। 19 रुपए के आसपास ये था पिछले साल और आज ये 88 रुपए पे पहुंच गया है। तो हुआ ये है असल में एमटीएनएल के साथ कि सरकार का भी एक बड़ा बयान आया है इधर बीच हाल के वक्त में, जब सरकार ने ये कहा कि वो एमटीएनएल को बंद करने का इरादा नहीं रखती है। एमटीएनएल को का पूरा कामकाज बीएसएनएल को सौंप दिया जाएगा। बीएसएनएल एमटीएनएल का पूरा कामकाज दिल्ली और मुंबई में चलाएगी। तो सरकार की प्लानिंग ये है कि बीएसएनएल के जरिए देश भर में 4G और 5G सर्विसेज को लॉन्च करना है और यही वजह है कि एमटीएनएल में के शेयरों में तेजी आ रही है। बीएसएनएल के साथ ग्राहक बड़े पैमाने पे जुड़ रहे हैं। 2.5-3 लाख लोग अब तक अपने सिम पोर्ट करा चुके हैं, वोडाफोन आइडिया से, जियो से और एयरटेल से। तो सिम लगातार पोर्ट हो रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब एमटीएनएल का शेयर 25 रुपए के आसपास था और अब काफी बढ़ चुका है। इधर जो रिसेंटली ऐलान हुए हैं, जैसे 4G को लेकर बीएसएनएल बहुत तेजी से मूव कर रहा है और गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट किया है कि हम पूरे देश में जल्द से जल्द जो है बीएसएनएल का 4G लाएंगे। तो इसका क्या आने वाले समय में और फायदा दिखेगा स्टॉक में? जैसे अभी 88 रुपए के आसपास पहुंच गया आज, तो क्या आने वाले समय में 100 क्रॉस कर सकता है और तेजी देखने को मिल सकती है इसमें? देखिए, तेजी आएगी कि नहीं आएगी ये मैं नहीं कह सकता। मैं मार्केट एनालिस्ट नहीं हूँ और ऑथराइज भी नहीं हूँ इस विषय पे बोलने के लिए। लेकिन अगर हम कामकाज की बात करें तो एक सरकार का ऐलान ये भी था कि वो एमटीएनएल को डिफॉल्ट नहीं करने देगी। जो उसके बकाया हैं, जो ड्यूज देने हैं, उसमें सरकार ने ये इस बात की गारंटी दी कि हम एमटीएनएल को डिफॉल्ट नहीं करने देंगे। 98 करोड़ रुपए सरकार ने एमटीएनएल के खाते में भी डाले जिससे कि वो अपने ड्यूज का भुगतान कर पाए। बीएसएनएल के लिए सरकार का बड़ा ऐलान ये हुआ है कि उसने कहा है कि हम जो 4G और 5G का जो डिप्लॉयमेंट है उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है उसको डेली बेसिस पे हम उसका रिव्यू करेंगे। ये एक बड़ा कदम है। अब तक क्या था कि बीएसएनएल का कामकाज सुस्ती से चल रहा था, कोई बहुत ज्यादा फोकस था नहीं। सरकार पिछले 4 साल में 3 दफा बीएसएनएल को और एमटीएनएल को रिवाइवल पैकेज दे चुकी है। हमने देखा 2019 में 89,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया, फिर 2022 में दिया गया 1,64,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज दिया गया। 2023 में भी बीएसएनएल को एक रिवाइवल पैकेज दिया गया, लेकिन कामकाज में सुधार नहीं हुआ। 4G और 5G लॉन्च नहीं हो पाए। अब लेकिन सरकार, टीसीएस भी साथ है इसमें, तेजस
नेटवर्क भी साथ है सरकार के, और सी डॉट, ये मिलके बीएसएनएल का 4G डिप्लॉय कर रही है। और ऐसे में अंदाजा इस बात का है, उम्मीद इस बात की है कि बीएसएनएल में बड़े पैमाने पे और ग्राहक भी आएंगे अगर वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो फिर किराए बढ़ाते हैं या किरायों को इस लेवल पे भी अगर सस्टेन करते हैं, तो ये हो सकता है कि जो कम कमाई वाला तबका है वो तेजी से बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट करे। सर एक बात ये भी अभी हाल में सामने आई कि किराया और बढ़ सकता है। बिल्कुल। तीनों टेलीकॉम कंपनियां बिल्कुल इस बात पे हैं, तो ये क्या चीज़ है, मतलब क्यों बढ़ाना चाह रही हैं? क्योंकि इस समय जैसे हम देख रहे हैं कि बीएसएनएल में लोग तेजी से पोर्ट करा रहे हैं, तो उसके बाद भी इसकी आशंका है कि अब लोग ये टेलीकॉम कंपनियां फिर किराया मुफ्त बढ़ाएंगे इतने। बिल्कुल इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो जो प्राइवेट सेक्टर की तीनों कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, उनको आगे भी लॉन्ग रन में किराए और बढ़ाने पड़ेंगे। इस तरह की रिपोर्ट्स आई, हमने भी एक खबर की थी अभी हाल में अपने उसमें। मसला इसमें इस बात का है कि तीनों टेलीकॉम कंपनियां इस ओर आगे बढ़ रही हैं कि कैसे वो अपना जो आरपू है उसको 300 रुपए के लेवल पे पहुंचा पाए। 300 रुपए का आरपू ये एयरटेल कह चुकी है अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कि 300 रुपए का आरपू टेलीकॉम कंपनियों के हेल्दी बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है, उस लेवल पे उनके लिए पहुंचना जरूरी है। अब एयरटेल का आरपू अभी 209 रुपए है, जियो का आरपू 181 रुपए 7 पैसे का है। अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें एक बड़ी समझने वाली बात यह भी है कि रिलायंस जियो का प्रॉफिट और रेवेन्यू तो डबल डिजिट में बढ़ा है, लेकिन उसका आरपू पिछले क्वार्टर के मुकाबले मतलब जस का तस है, वहां कोई बदलाव इसमें हुआ नहीं है। और वोडाफोन इस सेक्टर की सबसे लैगार्ड है, उसका आरपू सबसे कम है 143 रुपए। यानी जियो और एयरटेल दोनों को अभी लंबा रास्ता तय करना, तकरीबन 100 रुपए का आरपू इंक्रीज करना है। जियो माफ कीजिएगा एयरटेल को, और जियो के लिए तो और भी लंबा सफर है। तो अगर ऐसा करना है तो इनको किराए बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि वहीं से रेवेन्यू निकल के आएगा। तो आम आदमी ये भी सोचेगा कि अभी जब आरपू कम है, मतलब 300 नहीं है, काफी गैप है अभी, उसके बाद भी कंपनियों को प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट बना रही है, तो उसके बाद भी क्यों 300 पे आरपू लेके जाना चाह रही है? नहीं, वो देखिए टेलीकॉम सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, ये आप बात समझिए। टेलीकॉम में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, टावर लगाने हैं, आपको टावर्स का मेंटेन करना है, उनके लिए जनरेटर लगाने हैं, केबल्स बिछानी है आपको। इसके अलावा सरकार जो स्पेक्ट्रम है उसकी तगड़ी फीस लेती है, उसका बकाया इन कंपनियों पे लंबा चौड़ा है। वोडाफोन आइडिया पे ही अगर आप देख लीजिए तो जो स्पेक्ट्रम के ड्यूज हैं वो बहुत बड़े हैं। 2,03,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है कंपनी, उसमें 1,33,000 करोड़ के आसपास कंपनी पे स्पेक्ट्रम के ड्यूज हैं। और यही हाल एयरटेल का भी है। और दोनों कंपनियां जो AGR है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। और हाल में ये खबर आई थी कि वोडाफोन आइडिया इस मसले पे सुप्रीम कोर्ट जो गई थी उसमें उसने अर्जेंट हियरिंग की मांग की, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अर्जेंट हियरिंग की बात को माना है कि हाँ ठीक है, हम इसकी सुनवाई करेंगे। हालांकि ये इस मामले को सुप्रीम कोर्ट पहले खारिज कर चुका है और सरकार के पक्ष में फैसला दे चुका है कि AGR किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, इसको लेके टेलीकॉम कंपनियों में और सरकार के बीच में एक विवाद 2005 से चल रहा है। और मामला कोर्ट में गया, रिव्यू हुआ, रिव्यू के बाद फिर कोर्ट गया, फिर रिव्यू हुआ। अब एक क्यूरेटिव पिटीशन डाली थी वोडाफोन आइडिया ने, उस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया। खैर वो बात अलग है, लेकिन कंपनियों को 300 रुपए का आरपू चाहिए, क्योंकि उनको जो लंबी चौड़ी कॉस्ट है उसको रिकवर वो तभी कर पाएंगे, क्योंकि इंफ्रा पे और टेलीकॉम सेक्टर में भारी भरकम पूंजी की जरूरत लगातार पड़ती है। तो प्रवीण सर ने बताया कि कैसे MTNL के शेयर क्यों हाल के दिनों में इतना बढ़े हैं और क्यों कंपनियां भी और अपने रिचार्ज महंगे कर सकती हैं। तो ये बात यहाँ पे प्रवीण सर ने बहुत अच्छे से बता दी। सर एक आखिरी सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि लोग ये भी सोच रहे हैं कि अचानक से BSNL को लेकर सरकार इतना एक्टिव क्यों हो गई है? अभी तक तो BSNL काफी पीछे था, तो अचानक सरकार भी एक्टिव हुई है और बहुत तेजी से काम हो रहा है। बिल्कुल, ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत दिलचस्प है ये बात कि अब तक जो BSNL के कामकाज को लेके जो चल रही थी चीजें, आपको एक चीज मैं और बता दूं, BSNL देश की ऐसी कंपनी है जिसके पास बड़े पैमाने पे देश भर में प्राइम लैंड, प्राइम रियल एस्टेट एसेट्स मौजूद हैं। BSNL के पास बहुत महत्वपूर्ण इलाकों में, एरियाज में, शहरों के उनके पास उनके ऑफिसेज हैं और बड़े बड़ी लैंड एसेट्स हैं। तो ये सारा यूजलेस पड़ा हुआ था,
ऑफिस में चूंकि बहुत ज़्यादा ग्राहक नहीं आ रहे थे, केवल गांव देहात में या जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ लोग बीएसएनएल की सर्विसेज यूज़ कर रहे थे। बाकी जैसे जैसे आप अर्बन एरियाज में आते जाएंगे लोगों के पास एयरटेल, जियो या वोडाफोन की सिम इधर थी और इस वजह से ही जो यूजर बेस है बीएसएनएल का वो काफ़ी कम था। एमटीएनएल का हाल इससे भी खराब था क्योंकि एमटीएनएल का कामकाज पूरा एक तरह से हम कहें ठप सा पड़ा हुआ था। केवल लैंडलाइन फोन वगैरह अगर होंगे तो वो चल रहे थे। लेकिन अब सरकार ने जब जैसे ही किराए बढ़े, सरकार क्विकली एक्टिव हुई। सरकार ने कहा कि ये मौका बीएसएनएल को फिर से खड़ा करने का और यूजर बेस बीएसएनएल का बढ़ाने का है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बीएसएनएल पे सरकार का फोकस बढ़ा है। सरकार 4G और 5G को जल्द से जल्द डिप्लॉय करना चाहती है। तो यहाँ से साफ हो रहा है कि टेलीकॉम कंपनियां आने वाले समय में अपनी रिचार्ज प्लान्स और महंगे कर सकती हैं और लोग काफी तेजी से बीएसएनएल में अपने नंबर पोर्ट करा रहे हैं। सरकार जो एक्टिव हुई, सरकार के जो 4G को लेके प्लान है उसका आने वाले समय में बीएसएनएल को कितना फायदा मिलेगा ये देखना पड़ेगा। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।